प्रिय विद्यार्थियों, यह है आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। बीए पार्ट सेकेंड ईयर, जिसमें हम आज सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। आपके सेकेंड ईयर में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। पहला पेपर है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं और दूसरे पेपर का नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था में। जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, इस पेपर के अंतर्गत हम समस्त विश्व की राज्य व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रत्येक देश की किस किस प्रकार की राज्य व्यवस्थाएं हैं, वहाँ का शासन किस प्रकार चलता है। अब आपका जो प्रत्येक पेपर होगा वह 3 खंडों में विभाजित होगा। क ख ग घ ABCD या कुछ भी हो सकता है। अब हम इसके प्रथम खंड की ओर चलते हैं। इसके प्रथम खंड में जो खंड क है उसका फर्स्ट टॉपिक का नाम ब्रिटेन है, इंग्लैंड, जिसके संपूर्ण राज्य व्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे। खंड क में संयुक्त राज्य अमेरिका आता है और इसके बाद खंड ग में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड की राज्य व्यवस्थाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से आपका ये सिलेबस है। अब हम पाठ्यक्रम के बाद प्रश्न पत्र की रूपरेखा की ओर चलते हैं। रूपरेखा से तात्पर्य है कि आपका जो पेपर है किस प्रकार से बनता है, कितने कितने अंकों का होता है, क्या समय सीमा है। तो हम देखते हैं कि जो प्रत्येक प्रश्न पत्र है आपका 100 अंकों का होता है। जैसे पेपर फर्स्ट होगा वो 100 अंकों का होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र है वो भी 100 अंकों का ही होगा। कहने का मतलब आपका जो पॉलिटिकल साइंस का जो दोनों पेपर है कुल मिलाकर 200 अंकों का होता है। अब इस 200 अंकों में से हमें पासिंग मार्क्स के लिए 72 नंबर लाना अनिवार्य होता है, जिसमें से प्रथम प्रश्न पत्र में 36, द्वितीय में 36 अंक लाने होते हैं। इस प्रकार से 72 अंक वाला विद्यार्थी पासिंग मार्क्स के लायक होता है, पास कहलाता है। अब इसकी समय अवधि 3 घंटे की होती है। कितने घंटे की होगी? 3 घंटे की। 3 घंटे के अंदर ही हमें पूरा प्रश्न पत्र हल करना होता है। जो प्रत्येक प्रश्न पत्र है 3 खंडों में विभाजित होगा। कितने में होगा? 3 खंडों में विभाजित होगा। अब हम प्रथम खंड की ओर चलते हैं। प्रथम जो खंड है वह 20 अंकों का होता है। इस प्रथम खंड में 10 प्रश्न होंगे, वो होंगे अनिवार्य प्रश्न। मतलब हमें ये 10 प्रश्न करने हैं, इसमें हमें कोई अलग से ऑप्शन नहीं है कि इसके अलावा हम दूसरा क्वेश्चन कर सके। ये 10 प्रश्न होंगे, ये अनिवार्य है, इन्हें करना जरूरी है। इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन आते हैं वो 2 अंकों के होते हैं। तो 2 गुणा 10 = 20 नंबर का ये पेपर हो गया। उत्तर समय सीमा की बात करते हैं तो उत्तर इसका हमें 20 से 25 शब्दों के अंदर ही देना होता है। ठीक है।
सेकंड खंड की ओर चलते हैं। ये भी 20 अंकों का ही होगा, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों संख्या 4 हो जाती है। कितनी होती है? 4। ये भी अनिवार्य होते हैं, अनिवार्य रूप से हमको करने होते हैं। अब इसमें जो प्रत्येक प्रश्न होता है वह 5 अंकों का होता है। तो 4 गुणा 5 इक्वल टू 20 अंकों का ये भी टोटल होता है। प्रथम खंड 20 अंकों का, द्वितीय खंड 20 अंकों का, ये हो गया 40 नंबर का दोनों खंड। ठीक है। अब हमें ये ध्यान देना आवश्यक है कि जो प्रथम खंड है, द्वितीय खंड है, इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि 40 अंकों का ये पेपर है। 40 अंकों में से आराम से हम जितना नंबर खींचना चाहें वो खींच सकते हैं, हिला सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं तृतीय खंड, जो कि 60 अंकों का होगा। कितना? 60 अंकों का। इस 60 अंकों का होगा। इस 60 अंकों में जो तृतीय खंड है वह भी 3 भागों में विभाजित होगा, सेक्शन ए बी सी। ठीक है। इस तृतीय खंड के प्रत्येक सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 2, सेक्शन 3 में 2 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर तृतीय खंड में 6 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 6 प्रश्न, जिसमें से हमको केवल केवल 3 प्रश्न ही हल करने होते हैं। कितने प्रश्न हल करने होते हैं? 3 प्रश्न। जो प्रत्येक प्रश्न है वो 20 अंकों का होता है। कहने का मतलब है कि जो तृतीय खंड है वो एक निबंधात्मक रूप से होता है। निबंधात्मक रूप से हमें इसके उत्तर देने होते हैं, इसलिए 20 अंकों का होता है। ठीक है। अब जो तृतीय खंड है उसके सेक्शन की ओर चलते हैं। तो सेक्शन ए बी सी या जो 3 भागों में विभाजित है, इसमें विशेष रूप से ध्यान देने वाली चीज़ है। जैसे मान लो कि सेक्शन ए में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट सेकंड, बी में थर्ड और फोर्थ, और सी में 5 और 6। तो प्रत्येक सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन अटेंड करते हुए हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं। एक एक क्वेश्चन, पहले दूसरे में से एक क्वेश्चन, तीसरे चौथे में से एक, और 5 छठे में से एक क्वेश्चन को हल करते हुए पेपर करना है। हम पेपर में जो भी प्रश्न का उत्तर करना चाहते हैं, हमें उत्तर क्रमांक भी वही लिखना है। जैसे कि मान लो आप सेक्शन थर्ड में से 6 नंबर का क्वेश्चन उठाते हो सबसे पहले, तो आपको उत्तर नंबर 6 ही लिखना है, नहीं कि 1। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि पेपर करते हैं, पहले नंबर पर जो क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 1 2 3 नंबर डाल देते हैं। उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 3। ऐसा गलत है, क्योंकि 1 2 3 करने से क्या मतलब हो गया? सेक्शन ए के एक फर्स्ट और सेकंड, और 3 नंबर का मतलब हो गया सेक्शन बी का 3 नंबर। ऐसा करने से उनके नंबर में कटौती होती है, काट लिए जाते हैं। ये अक्सर विद्यार्थी ऐसा ही करते हैं, जबकि हमें जो प्रश्न का नंबर है वो ही उत्तर में डालना होता है। ठीक है। निबंधात्मक रूप से करने हैं। अब मैं वापस सेक्शन प्रथम खंड की ओर चलता हूँ, जो 20 अंकों का है। यहाँ पर भी एक चीज़ विशेष ध्यान देने वाली चीज़ है कि अब यदि हम प्रथम खंड का पेपर हल कर रहे हैं, तो प्रथम खंड के जो 10 क्वेश्चन है वो एक जगह ही हल करने हैं। एक जगह का मतलब है कि जहाँ पर भी हम कॉपी में हल कर रहे हैं, तो 200 क्वेश्चन एक साथ होने चाहिए, चाहे आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। आता है आपको जो ऊपर कर दीजिए, नहीं आता उनके लिए आंसर नंबर लिख के, और जो इसकी समय उत्तर सीमा 20 से 25 शब्दों है, उसके हिसाब से लाइनें छोड़ के आप अगला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। मतलब 10 प्रश्नों के लिए आपको नहीं आते हैं तो उनके लिए जगह छोड़ दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है, एक जगह करने से ही एग्जामिनर है उसको कॉपी चेक करने में आसानी होती है।
कई बार बच्चे क्या करते हैं, विद्यार्थी प्रथम खंड है उसके 10 क्वेश्चन है उनको अलग अलग पन्नों पे अलग अलग जगह कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो कई बार आपने जो किया है वो मिक्सअप हो जाता है, बड़े क्वेश्चनों के अंदर मिक्सअप हो जाता है, कहीं क्या हो जाता है, कहीं नंबर गलत लिख देते हैं। इससे कई बार क्वेश्चन पकड़ में नहीं आता है या उसकी दृष्टि से चूक जाता है, जिससे नुकसान विद्यार्थियों का ही होता है। इसलिए एक साथ करना है। इसी प्रकार जो सेक्शन बी है इसमें भी आपको इसी प्रकार से 4 क्वेश्चन आए हैं और 4 क्वेश्चन को एक साथ करना है। यदि आपको उत्तर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो उनके लिए खाली जगह छोड़ देनी है। इसमें जो उत्तर सीमा है वे 150 शब्दों में है। ठीक है, अब इस प्रकार से आपका पूरा पैटर्न है। इस तरह से आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। आपको पता लग गया है किस प्रकार से आपका पेपर आएगा। सेकंड ईयर है जो इसमें हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सेकंड ईयर हमारी जो परसेंटेज है वो डाउन करती है, क्योंकि यहाँ पे पूरी संपूर्ण राज्य व्यवस्थाओं के बारे में है, चाहे भारत की हो चाहे विश्व की हो। तो राज्य व्यवस्थाएं एक जैसी या मिलीजुली रूप में होने के कारण कई बार क्या होता है कि ये सब एक तरह से मिक्सअप हो जाता है। इसलिए थोड़ा इसमें तुलनात्मक दृष्टि से ध्यान रखते हुए हमें अध्ययन करना है और सबका अलग अलग से ध्यान देना है। मैथ की तरह नंबर आते हैं, आपने जो लिखा है सही है तो सही नंबर आएंगे, गलत है तो गलत। इसलिए एक्स्ट्रा चीज़ फालतू लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितने शब्द उस शिवा में पूछा जाता है उसके हिसाब से ही उत्तर सीमा में आपको आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन का आंसर देते समय थोड़ा सा गैप रखना है। हैंड राइटिंग है आपकी वो स्पष्ट और साफ होनी चाहिए, न तो ज़्यादा बड़ी न ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। कई विद्यार्थी कॉपी को भरने के चक्कर में बड़ी बड़ी लाइन 2 लाइनों में शब्दों को लिखते हैं, वो कि गलत है। उत्तर इस हिसाब से लिखना चाहिए जिस हिसाब से आराम से एग्जामिनर को दिखाई दे सके। साथ ही प्रश्न में जो परिभाषाएं हैं या विशेषताएं हैं, आलोचनाएं, सीमाएं हैं, जो भी आप डाल रहे हो उसको एक साथ इकट्ठा डाल देनी चाहिए, फिर उसके बाद उनका वर्णन करना चाहिए। इनमें जो परिभाषाएं हैं, किसी के कोई इम्पोर्टेंट कथन है, विचार हैं, उन्हें अंडरलाइन करते हुए इंडिकेशन कर देना चाहिए। ऐसा करने से आंसर आपका अच्छा होता है और उसमें नंबर भी अच्छे आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका पूरा परीक्षा का पैटर्न है। अब हम अलग टॉपिक में अगली क्लास में हम संत थॉमस एक्विनस हम अमेरिका संविधान के बारे में चर्चा करेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, किस प्रकार की प्रणाली है। ठीक है, उसका अमेरिका के संविधान का विकास कैसे हुआ, क्या उसके स्रोत थे, उसके क्या विशेषताएं हैं, न्यायपालिका, इनके बारे में आदि के बारे में अध्ययन